पीएम मोदी की तारीफ, बोले भगवान राम की तरह होगी पूजा। केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी है तीरथ। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म। सीएम ने बताई बड़ी वजह, 12 साल में आता है कुंभ, इसलिए हटाई पाबंदी। हरिद्वार महाकुंभ में आएंगे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। 8 अप्रैल को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां तेज। कुंभ के दौरान प्रतिदिन लगाई जाएंगी 500 बसें। मुख्यमंत्री ने परिवहन सुविधाओं को चाक चौबंद रखने के दिए निर्देश। प्रदेश में 5-5 जरूरतमंद छात्रों को गोद लेंगे शिक्षक। अधिवेशन में लिया संकल्प, छात्र छात्राओं की आर्थिक मदद भी की जाएगी। उत्तराखंड में फसलों की बंदरों से होने वाले नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। वन विभाग ने जारी किया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की है। वो रविवार को ऋषिकुल के सरकारी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम नेत्रा कुंभ में बोल रहे थे। रावत ने कहा कि आज विभिन्न देशों के नेता प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए लाइन में लगते हैं। ये पहले के समय से अब विपरीत है, जब किसी भी विश्व नेता को हमारे देश के पीएम से फर्क नहीं पड़ता था। नरेंद्र मोदी की वजह से अब स्थिति बदल गई है। ये एक नया भारत है जिसे उन्होंने बनाया है। मोदी जिंदाबाद के नारों के बीच सीएम ने आगे कहा, पहले के समय भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था और इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। इसी तरह भविष्य हमारे प्यारे प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा होगा। खबर देहरादून से, जहां तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज राजधानी देहरादून में युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि रैली में तकरीबन 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, गणेश जोशी एवं मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। वहीं दौरान रैली कनक चौक, गांधी पार्क, घंटाघर के रास्ते होते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज मैंने सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और पदभार में कल से ग्रहण करूंगा। आज कार्यालय के लिए अध्यक्ष चुनने के बाद मैं पहली बार आया हूं। पद ग्रहण कल करूंगा, यानी चार्ज कर लूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। अच्छा है, जब परिवर्तन हुआ है तो उसका एक असर कार्यकर्ता के साथ साथ जनता में भी दिखना चाहिए। अच्छा असर दिख रहा है और दोनों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और अच्छा ही होगा। जनता में अपार उत्साह है। बाजार शहर में भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में दिखा और कार्यकर्ताओं में दिखा, 7 किलोमीटर का रनवे जिस प्रकार का था और उसमें लोगों के चेहरे पे, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान थी, तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे। एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है। साथ ही मैं कहूं तो मैंने सीधे कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज वो हम पहचानेंगे।
जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद और मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से आज उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय गाड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस समय मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में नवनियुक्त मदन कौशिक जी भी मौजूद है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और गणेश जोशी भी इस समय मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही साथ मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो युवा मोर्चा द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि आप 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस दौरान यहाँ पर मौजूद है। और जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर देख रहे हैं आप, वो अलग ही इनके चेहरे पर उत्साह है और किस तरह से जोश है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भव्य स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। देहरादून की तमाम जनता भी आज इनका भव्य स्वागत यहाँ पर कर रही है। साफ तौर पर आप खुशी की लहर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख सकते हैं और जिस तरह से लगातार आगे यहाँ पर कार्यकर्ता एक जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये कनक चौक की तरफ यहाँ से ये जो रैली है कनक चौक की और यहाँ से बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ से कनक चौक की और लगातार ये रैली अब बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती जा रही है, जो कार्यकर्ता है उनकी भी जो जमावड़ा है वो लगातार आगे ये जो काफिला है बढ़ता ही जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जय जयकार यहाँ पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जयकार के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। रैली धीरे धीरे कनक चौक की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार जैसे जैसे रैली आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून की जनता भी इसमें लगातार शामिल होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को भी एक तरफ रोक दिया गया है। रूट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगातार जो रूट्स हैं उनको भी डाइवर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। कह सकते हैं कि साफ तौर पर तस्वीरों में कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी इस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही है। लेकिन जो इस समय जो पुलिस की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने चारों ओर से जो व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक रूट्स को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए रैली की तो रैली लगातार आगे बढ़ रही है और अब कनक चौक की ओर यहाँ पर रैली पहुंचने ही वाली है। कनक चौक के बाद से ये रैली अब गांधी पार्क की तरफ जाएगी, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भव्य गांधी पार्क के बाद से गांधी पार्क के बाद से ये रैली घंटाघर की ओर बढ़ेगी, जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। और जिसके बाद से प्रीत चौक की ओर बढ़ते हुए प्रदेश मुख्यालय जाएगी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी पदभार ग्रहण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लेक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सोमवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल स्थित हरिहर आश्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की और पारदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत और उनके द्वारा कुंभ को लेकर दिया गया बयान मेरे द्वारा दिए गए बयान के समान ही है। कुंभ की दिव्य और भव्य होगा और कोविड के नियमों का पालन आवश्यक है। जो फैसला कुंभ के दौरान राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बैरक कटोक आने के लिया है वो जोखिम भरा हो सकता है। कोविड जैसी महामारी में कोई भी जोखिम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय देश के 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कल देश में एक दिन में 25,000 केस सामने आए, जो कि चिंताजनक है। मैंने मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा है। हमने भी यही कहा था कि कुंभ दिव्य भव्य हो और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अगर आपने उसको पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ये कुंभ होगा। देखिए, कुंभ में जो भी यात्री आते हैं किसी निमंत्रण से नहीं आते, श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं, विश्वास से आते हैं और स्वेच्छा से आते हैं। वो अब भी आएंगे और तब भी आते हैं। सर, आप महामारी में कोई भी जोखिम ये ठीक नहीं है। आज देश में फिर 25,000 केस रजिस्टर हुए हैं कल, जो बड़ी चिंताजनक है।
और पहले 3 राज्यों में चिंताजनक स्थिति थी, आज 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति हो गई है। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इसको रोकें। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। डोईवाला ब्लॉक सभागार में बीडीसी बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान के साथ बीडीसी सदस्यों ने शिरकत की। बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल की अध्यक्षता में किया गया, वहीं जिसमें डोईवाला के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दे के साथ अधिकारियों के सामने रखे। इसके साथ ही बैठक में तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे और समस्याओं को शीघ्र निस्तारण का भरोसा भी दिया। ग्राम पंचायत के विकास के प्रस्ताव बनाकर ग्राम प्रधान अनिल कुमार, सुधीर, रतूड़ी, पंकज ने बैठक की। इस दौरान बैठक में लोक निर्माण विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर बीडीसी सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख ने नाराजगी जताई। इसके अलावा जी आप कुछ चीज इसमें जोड़ना चाहें या कुछ? राज्य मंत्री यतीश्वरानंद एवं विधायक सुरेश राठौर द्वारा जिला सहकारी समितियों में कर्मचारियों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली के आरोप लगाए जाने के मामले को लेकर कांग्रेसी ने लपक लिया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के घोटालों की खुद भाजपा के मंत्री और विधायकों ने पोल खोल दी है। रस्तोगी ने आरोप लगाया कि पूरी की पूरी भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है। उन्होंने जिला सहकारी बैंक कर्मचारी नियुक्ति के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रस्तोगी ने सरकार को घोटालेबाजों को जेल का रास्ता दिखाने की बात की है। इसी के साथ रस्तोगी ने कुंभ के नाम पर भी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। जब भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बढ़िया दलित नेता और ईमानदार विधायक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो जांच किस बात की होनी है? भाजपा के एमपी, एमएलए और नेता तो झूठ बोलते नहीं है। जब वो कह रहे हैं सहकारी समितियों में कर्मचारी रखने के नाम पर लूट खसोट हुई है, घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का हुआ है, तो कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए और घोटालेबाज अंदर जाने चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है, शुरुआत हुई है। कदम कदम पर भ्रष्टाचार है, कुंभ के नाम पर भ्रष्टाचार है, हिंदुत्व के नाम पर बेईमानी है, गाय के नाम पर भ्रष्टाचार है। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं मंडल विकास निगम के मुख्यालय के बाहर निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने निगम में निकाली गई विज्ञप्ति और आवास गृह को निजी हाथों में देने वाले गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल का विलय करने के सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, निगम एक तरफ तो नई भर्तियों के लिए विज्ञप्ति निकाल रहा है, तो वहीं विभाग में कार्यरत संविदा के वेतन में बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है। सरकार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का विलय करने की बात तो करती है, लेकिन वेतन विसंगतियों को दूर करने की बात नहीं करती। अब तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के बजाय रोपवे व आवास गृह को निजी हाथों में देने जा रही है। माध्यम से हम निगम प्रशासन को और शासन को चेताना चाहते हैं कि जो हमारी मांग है उस मांगों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें, जिसमें नियमितीकरण की मांग है, विभागीय प्रमोशन की मांग है और जो निगम प्रशासन द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई है उस विज्ञप्ति को निरस्त करने की हमारी महत्वपूर्ण मांग है। इस पर निगम प्रशासन ने विचार करना चाहिए, नहीं तो ये जो अनिश्चितकालीन हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है ये हमारा बंद कार्यक्रम में भी तब्दील हो सकता है। खबर बाजपुर से है, जहां बैंकों की देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। वहीं बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में थोपने का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि बैंकों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के चलते बाजपुर में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन सहित अन्य यूनियनों के द्वारा बैंक को बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर बैंकों को निजी कंपनियों के हाथों में थोपने का आरोप लगाया।
खबर हरिद्वार से है, जहां निजीकरण के विरोध में आज से बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई। वहीं रानीपुर मोड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण करके बैंक कर्मचारियों के साथ ही आम जनता को भी नुकसान पहुंचाने का काम करने जा रही है। कॉर्पोरेट जगत जो फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये सब कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि सरकार ने ऐसा किया तो वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से 2 दिन की स्ट्राइक। अभी आपने देखा होगा कि अभी तो बहुत सारे बैंकों का गवर्नमेंट ने मर्जर किया, जिसका रिजल्ट कोई खास नहीं है। सारे बैंक एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके और इवन कस्टमर भी बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल पा रही। आदमी तो वहाँ एंट्री ही नहीं कर सकता, और हमारा आज भी स्टाफ गरीब आदमी का विड्रॉल भर के उसे पैसे दिलाता है। ये तमाम जो इनकी गंदी राजनीति चल रही है, उसके जवाब में आज 2 दिवसीय पूरे राष्ट्र में हड़ताल है। टोटल की टोटल बैंकिंग इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी, और ये जो आंदोलन है ये अब रुकने वाला नहीं है। ये आर पार की लड़ाई का आंदोलन है। अगर इससे वो गवर्नमेंट पीछे नहीं हटी तो यकीनन आपको बहुत जल्दी इंडेफिनिट स्ट्राइक की भी कॉल हम आपको बता देंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। कुरान शरीफ की आयतों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर लक्सर के सुल्तानपुर के मुसलमान समाज के लोगों में उबाल आ गया है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ सुल्तानपुर के अली चौक पर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। बता दें कि 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर कुरान की 26 या 2 को हटाए जाने की मांग की गई है, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज के लोगों में वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के श्री वसीम रिजवी साहब, उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कुरान शरीफ की जो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज के सभी लोग, सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्रवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है आज हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने। और हम उसकी पूरी तौर मजम्मत करते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मसूरी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने बीजेपी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर आरोप लगाया कि तीरथ सिंह रावत सिर्फ पिछले 6 दिनों से मात्र पूर्व मुख्यमंत्री के फैसलों को पलटने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, बाकी विकास का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बेरोजगार किसान आंदोलन पर उन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। क्या ये राज्य की समस्या नहीं है? बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन करके ये जता दिया है कि बीजेपी राज्य में राजनीतिक स्थिरता के पक्ष में नहीं है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी ठीक 1 साल पहले नेतृत्व परिवर्तन करना इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो उनका फैसला तब गलत था जब त्रिवेंद्र को कमान सौंपी गई थी, या अब जब उन्हें हटाया गया है। 2 उपचुनाव का बोझ डालकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि राज्य की माली हालत से उनका कोई लेना देना नहीं है। 6 दिन के वक्फे में नए मुख्यमंत्री जी ने त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पलटने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे राज्य की जनता को कुछ उम्मीद जगे। राज्य का जो अर्थतंत्र है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रखा है। राज्य पर इस सरकार ने 20,000 करोड़ का जो कर्ज लादा, उस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी और कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे देंगे, राज्य का आर्थिक प्रबंधन ठीक कैसे होगा, इस पर मुख्यमंत्री जी ने अब तक कुछ नहीं बोला है। राज्य में जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है, उनमें कितनों को सरकारी नौकरी पर देंगे, कितने लोगों को जो है कि संविदा पर देंगे और कितने लोगों को वो स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, इस पर भी 6 दिन में मुख्यमंत्री जी ने मौन साध करके रखा।
खबर बाजपुर से, जहां देश में गैस और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में दर्जनों किसान उप जिलाधिकारी कार्यालय बाजपुर पहुंचे और देश में लगातार आसमान छूते हुए तेल व गैस के दामों के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उप जिलाधिकारी को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने बताया कि डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतें पिछले साल की तुलना में कई गुना बढ़ गई हैं, जबकि किसानों की फसल गन्ने व गेहूं की कीमत 3-4 साल से नाम मात्र की ही बढ़ोतरी हुई है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। रोटी जो दे न सके वो अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड हाईकोर्ट से LT सहायक अध्यापक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जहां सहायक अध्यापक परीक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने की तिथि 4 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 25 मार्च 2021 तक कर दी है। साथ ही अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से बढ़ी हुई तिथि का प्रचार प्रसार करने को कहा है, ताकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक बेरोजगार युवा इस परीक्षा में बैठ सकें। आपको बता दें, देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि LT ग्रेड में जो सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षा 2021 अप्रैल में होनी है, परीक्षा के लिए सरकार ने स्टेट टेस्ट रिजल्ट 4 दिसंबर 2020 तक जमा करने की तिथि नियत की है, जबकि सीटेट परीक्षा जो जुलाई 2020 में होनी थी वो जनवरी 2021 में कराई गई। और जो क्वेश्चन उनका ये था कि चूँकि असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड के टीचर्स का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2020 को हो गई थी, तो उनका ये कहना था चूँकि CTET के एग्ज़ाम और BED के एग्ज़ाम जो है वो बाद में हुए और उनका रिजल्ट नहीं आया था, तो वो लोग वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से। तो उन्होंने कोर्ट को प्रार्थना की थी कि सब एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया जाए, हमें परमिट कर दिया जाए। तो उसमें कोर्ट ने ये सब देखा, हमसे भी कहा गया कि आप इंस्ट्रक्शन ले लें कमीशन से, तो कमीशन से इंस्ट्रक्शन लिया। फिर उसमें ये कर दिया गया कि जो लोग CTET को दिया है जिन्होंने, और वो अगर उसमें पास हो गए, और BED वाले जिनके रिजल्ट आ गए, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और कमीशन को कहा गया कि वो लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दें 25 मार्च 2021 तक। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टनकपुर में ब्रह्मदेव कॉरिडोर रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर जिला अधिकारी के आदेश पर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग से भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश जारी करते हुए पार्किंग में रोक रखी है। वहीं राज्य सरकार द्वारा पार्किंग की दी जा रही भूमि को राजस्व भूमि बताया है, जबकि वन विभाग का कहना है कि उक्त भूमि फॉरेस्ट भूमि है। साथ ही प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। इस संबंध में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सरकार रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये क्लेम कर रहा है कि पार्किंग की भूमि राजस्व भूमि है, जबकि फॉरेस्ट लैंड पे पार्किंग के लिए उसको ठेका दिया जा रहा था, तो वो चैलेंज किया गया था जिला चंपावत में। तो उस मामले में कोर्ट ने पिछली दिनांक पे जो टेंडर नोटिस था मेलाधिकारी का वो स्टे कर दिया था और साथ ही इंस्ट्रक्शंस मांगे थे। तो आज इंस्ट्रक्शंस पर राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये क्लेम कर रहा है कि ये पार्किंग की भूमि राजस्व भूमि है, जबकि वन विभाग ये क्लेम कर रहा है कि ये वन भूमि है। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जो वन भूमि को वन विभाग द्वारा क्लेम किया जा रहा है, तो कोर्ट इसमें नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी तब तक अलाउ नहीं करेगी जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्शन नहीं हट जाती है। तो कोर्ट ने इसमें स्टे को एक्सटेंड कर दिया है और पार्किंग के लिए
इसका प्रयोग करने पर आगे भी रोक लगा दी है और साथ ही राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो अपने उच्चाधिकारियों से इसमें इंस्ट्रक्शंस लें और चाहें तो सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेके इसका सीमांकन करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ऐसी पुलिस चौकी है जो अपराध को खुला निमंत्रण दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था और अपराध को नियंत्रण करने के लिए भारत, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा पर करोड़ों की लागत से चौकी का निर्माण किया गया है, लेकिन निर्माण महज सफेद हाथी साबित होता दिखाई दे रहा है। आइए आपको भी लिए चलते हैं सीधे उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा में, जहां सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती चौकी की दशा दिखाते हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की पुलिस की लापरवाही से बॉर्डर पर स्थापित करोड़ों रुपए की लागत से बनी पुलिस चौकी पर तस्करों और अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है। आपको बताते चलें कि भारत नेपाल सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उधम सिंह नगर जिले के थाना झनकैया के चुका में स्थापित पुलिस चौकी पर लटका रहता है ताला, जिसमें तैनाती के बाद भी पुलिस का कोई जवान या अधिकारी नहीं रहता है। इस पुलिस चौकी की सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि शाम 5 बजे के बाद इसमें ताला लग जाता है। यही नहीं, बात अगर स्थानीय लोगों की करें तो उनका कहना है कि बीते 2 महीनों से कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा है। चौकी के समीप रहने वालों ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की इस करोड़ों की लागत से बनी चौकी सफेद हाथी साबित होती दिख रही है। ये बारामल चूका चौकी है। अच्छा। और यहाँ पर पुलिस वाले आते ही नहीं है। एक बार कहा तो वो लड़ पड़े हमसे। अच्छा, क्या बोले? बोले भाई तुमने हमारे शिकायत कर दी कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, तब वो आकर यहाँ लड़ पड़े। उस दिन से हमने शिकायत बंद कर दिया और फिर वो 1.5 महीने से आए ही नहीं। तो यहाँ गांव में जरूरत है पुलिस की? क्यों नहीं है? गांव नहीं है, यहाँ पर जंगल नहीं है, हम लोग रहते नहीं है, दुकानें नहीं है। 5 बजे चले जाते हैं। यहाँ आवास पे भी कोई नहीं रहता है? जी नहीं। तो रोज 5 बजे चले जाते हैं यहाँ से? जी 5 बजे चले जाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर पुलिस वाले? यहाँ पे साहब अभी तो 2 लोग। अच्छा, 5 बजे चले जाते हैं? मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी है तो उसको देखा जाएगा। तैनाती अगर चौकी बनी हमारी तो तैनाती जरूर की जाएगी। पूरे मामले में कुमाऊं दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बॉर्डर पर तैयार नवनिर्मित धूल फांकती पुलिस चौकी की दशा के बारे में बताते हुए इस पर जल्द कार्रवाई करने की बात कहते नजर आए। के न्यूज इंडिया के लिए उधम सिंह नगर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।